जनन रोग एक ऐसी समस्या है हमारे समाज के लिए जो आज सबसे बड़ी विकट समस्या बनती जा रही है। तो इसी को लेकर मैं आया हूं दीपक कुशवाहा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जनन एवं स्वास्थ्य। तो बच्चों देखते हैं कि जो जनन रोग है ये मानव जीवन में क्या प्रभाव डाल रहा है और ये मानव जीवन के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों यदि हम देखते हैं कि जो जनन रोग है ये एक ऐसी समस्या है जो कि लैंगिक संबंधों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो रहा है और उन्हीं रोगों के कारण आज यह कई लोगों की जान का खतरा मंडरा रहा है। तो बच्चों देखते हैं कि ये जनन स्वास्थ्य मानव जीवन में कितना प्रभाव डाल रहा है और इसका मानव जीवन में कितना परसेंट नेगेटिव इफेक्ट शो हो रहे हैं। तो देखते हैं जनन स्वास्थ्य जिसको हम STDs के नाम से भी जानते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? STDs जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है ये एक से अधिक लोगों के साथ लैंगिक संबंधों के कारण या अन्य कारणों के द्वारा यह संचरित होता है। ठीक है, जब कोई पर्सन कोई भी व्यक्ति एक से अधिक लोगों से लैंगिक संबंध रखता है और वह एक से अधिक लोगों की यूज की हुई यानी उपयोग की हुई वस्तुओं का उपयोग करता है, इसके द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग संचरित होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यदि आप देखेंगे कि लैंगिक संचरित रोग वे संक्रामक रोग हैं जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में लैंगिक संबंधों या मौखिक लैंगिक स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। मतलब क्या कि ये रोग ऐसे रोग हैं जो मल्टीपल रिलेशनशिप मतलब एक से अधिक संबंधों के द्वारा या जो मुखी जिसको हम बोलते हैं किश के द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये संचरित होता है। लैंगिक संचारित रोग के प्रारंभ में स्पष्ट लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। ध्यान रखना, मतलब जब ये लैंगिक जो रोग होते हैं जिसको हम बोलते हैं यौन संचारित रोग, पहले जब स्टार्टिंग में किसी भी व्यक्ति को होता है तो ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, मतलब इसका जो प्रभाव है बिल्कुल समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रभाव शरीर में बढ़ता जाता है और इसका प्रभाव हमारे शरीर में दिखाई प्रारंभ होने लगता है। ठीक है, तो यही है कि जो किसी भी पर्सन को किसी भी व्यक्ति को जब लैंगिक रोग होता है तो प्रारंभ में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, परंतु जब लक्षण प्रकट होते हैं तब तक बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। मतलब ये ऐसा रोग है कि जब किसी भी व्यक्ति में यह रोग दिखाई देना प्रारंभ करता है तो यह एक अपना विकराल रूप धारण कर चुका होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? साइलेंट इन्फेक्शन भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा साइलेंट किलर, साइलेंट किलर ही है। साइलेंट किलर का मतलब है कि ये कब आपको मारकर चले जाएंगे आपको पता नहीं चलने वाला है, इसी को हम बोलते हैं साइलेंट किलर। आप देखते हो कि आप बैठे बैठे कब मर जाओगे आपकी पता नहीं है ना? आप देखते हो कि बैठे बैठे जो है हार्ट अटैक आता है और कुछ मिनटों के अंदर जो है लाइफ खत्म हो जाती है, लाइफ एंड हो जाती है। तो इसी तरह ये STDs यानी कब ये इंसानों को मार देंगे, कब उनको इस दुनिया से ऊपर की ओर चले जाएंगे बिल्कुल पता नहीं। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा? साइलेंट किलर। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय रोग इंटरनेशनल डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए किसी एक इंडस्ट्री की या एक कंट्री की समस्या नहीं है, ये जितनी हमारे वर्ल्ड में पूरे कंट्रीज हैं हर कंट्री की समस्या, हर देश की समस्या। ठीक है, इसलिए जो है इसे इंटरनेशनल डिजीज भी कहा जाता है। पूर्व में इन्हें गुप्त रोग, ठीक है, क्या बोलते हैं? गुप्त रोग या VD या यौन रोग कहते हैं। ठीक है, वेनरियल जिसको हम शब्द या वेन्यूज से बना है जिसका अर्थ होता है गोड्स ऑफ लव्स अर्थात प्यार की देवी इसे कहा जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि आप देखते हो कि इसको क्यों कहा गया है, इसका अर्थ क्या है, ध्यान रखना। कई लोग जो है मल्टीपल रिलेशनशिप जो है, कुछ लोग जो है जो जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्यों बोला गया है गॉड्स ऑफ लव, ध्यान रखना प्यार की देवी क्यों बोला गया है? क्योंकि कई लोग क्या करते हैं मल्टीपल लोगों से, कई लोगों से जो है केवल लव का दिखावा करके क्या करते हैं रिलेशनशिप बना के रखते हैं।
ठीक है, जिसके कारण अब पता नहीं है, किसी भी पर्सन को पता नहीं है कि कौन पर्सन जो है, कौन व्यक्ति जो है संक्रमित है, इन्फेक्टेड है। ठीक है, और इसी कारणों से जो है एक पर्सन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरीके से ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, स्थानांतरित होता है, इसीलिए इसको बोला गया है लब। ठीक है, अगला संचारित रोगों के विवरण निम्नलिखित, यानी ध्यान रखना जो यौन संचारित रोग हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला है जिसका नाम है गोनोरिया या सुजाक। यह एक तरह से बीजाणु जनित रोग है, यानी जिसको हम बोलते हैं जीवाणु जनित रोग, वायरल रोग है। ठीक है, लैंगिक संचारित रोग है जो इंसेरिया जिसको हम बोलते हैं गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है। ध्यान रखना, आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो गोनोरिया है किस जीवाणु के कारण होता है, तो नाइसोरिया जिनेरिया के नाम के जीवाणु के द्वारा होता है। इस जीवाणु की खोज जो है ALS निशर द्वारा की गई है। ध्यान रखना, ALS जिसको हम बोलते हैं ALS निशर द्वारा की गई है। ठीक है, अगला क्या है, क्लेमेडिया जिसको हम बोलते हैं क्लैमाइडिया, यह भी जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लैमाइडिया। अब ये भी रोग क्या है, लैंगिक संचारित रोग है। लैंगिक मतलब होता है यौन संबंधों द्वारा, जो लैंगिक संबंध होते हैं उनके द्वारा ये क्या होते हैं, संचारित हो, जो क्लैमाइडिया। ठीक है, ट्राइकोमैटिस जिसको बोलते हैं, क्लैमाइडिया ट्राइकोमैटिस जो है के द्वारा क्या होता है, ये रोग संचरित होता है। ठीक है, यदि हम देखें कि फल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता कैसे है, तो ध्यान रखना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लैंगिक संबंधों द्वारा क्या होता है, स्थानांतरित होता है। अगला सिफिलिस जिसको हम बोलते हैं, ये भी बेटा एक तरह से जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु का मतलब क्या होता है, वायरस, वायरल रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है, जो ट्रोपोनिमा पैलिडम, ध्यान रखना ट्रोपोनिमा पैलिडम, ये बेटा है क्या, बार बार तो आ रहा है लेकिन ये है क्या, तो ध्यान रखना इनको हम बोलते हैं बेटा रोग कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, रोग कारक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रोग कारक बोलते हैं। ठीक है, अब रोग कारक का मतलब क्या होता है, जिसके कारण रोग होता है उसे रोग कारक कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो सिफिलिस का जो है रोग कारक क्या है, ट्रोपोनिमा पैलिडम जो होता है ये क्या होता है, रोग कारक होता है जिसके कारण सिफिलिस नाम की डिजीज किसी भी व्यक्ति में हो जाती है। ठीक है, अगला यदि हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, जेनाइटल हर्पीस। क्या बेटा, जेनाइटल हर्पीस, यह वायरस जनित STD है जो हर्पीस, ठीक है, सिंपैलिक्स जो है क्या है, हर्पीस सिंपैलिक्स वायरस द्वारा होती है। ध्यान रखना, हर्पीस सिंपैलिक्स वायरस द्वारा क्या होती है, ये डिजीज किसी भी व्यक्ति में होती है। अगला क्या है, जनन मस में जिसको हम बोलते हैं जेनाइटल वॉर्ट्स जो होती है, यह भी वायरस जनित रोग है। ध्यान रखना, कैसा है बेटा, वायरस जनित रोग जो मानव में पैपिलोमा विषाणु, ध्यान रखना आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है बेटा, कि रोग कारक का नाम याद रखना है। क्यों याद करना है, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेता है जनरली। ठीक है, तो पैपिलोमा जो है विषाणु जो है ये किसको कॉज करता है, जेनाइटल हर्पीस को कॉज करता है। ठीक है, अगला है ट्राइकोमोनिसिस जिसको बोलते हैं, तो ये ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस नाम का एक जो है प्रोटोजोआ जंतु होता है। ध्यान रखना, ये ट्राइकोमोनेसिस जो है किसके द्वारा होता है, ट्राइकोमोनास है ना, वैजिनैलिस जो होते हैं उसके द्वारा ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। अगला सबसे नाम आपने देखा ही होगा HIV या एड्स व हेपेटाइटिस B, ये रोग भी किसी भी व्यक्ति में होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, नेक्स्ट यदि देखेंगे जेनाइटल रोग के लक्षण, लेकिन इसके पहले जो हमने यहाँ पर देखा क्या, एड्स या HIV व हेपेटाइटिस B। ठीक है, आप सभी को पता है, यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पता है कि जो एड्स है एक हमारे समस्या, यानी हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या बन चुका है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, एड्स। एड्स क्या है,
एक तरह से क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी अब ध्यान रखना, इसका रोग कारक क्या होता है, HIV, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है ये क्या काम करता है, एक बॉडी में एक तरह से इम्यून डेफिशिएंसी लाने का काम करता है। ध्यान रखना, इस HIV में यदि आप देखोगे तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, वो क्या होता है, RNA क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है बेटा, RNA क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। और ये जो RNA होता है इसमें क्या होती है, किसकी सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी होती है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इनमें खुद से अपनी कॉपियां तैयार करने की क्षमता होती है, ठीक है, जिससे क्या करते हैं, कॉपियां तैयार करके आगे की ओर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब यदि हम देखें तो ये हमारे सोसाइटी के लिए एक बहुत ही घातक और बहुत ही जो है खतरनाक जो है बीमारी के रूप में जानी जाती है, जिससे यदि किसी भी व्यक्ति को यदि HIV सीन होता है यानी पता चलता है, समझ लीजिए उस व्यक्ति का डेथ वारंट क्या है हो चुका है, रिलीज हो चुका है, क्योंकि उस व्यक्ति का मरना यानी मृत होना तय हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो HIV होता है उस वायरस उसके बॉडी में यानी जिस पेशेंट में है उस पेशेंट की बॉडी में जितनी भी इम्यून डेफिशिएंसी लाएगा, जिसकी वजह से कई सारे रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और वो रोग के कारण क्या होता है, उस व्यक्ति की, उस मनुष्य की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, ठीक है। इस कारण से जो है जब किसी भी व्यक्ति में ये रोग क्षीण हो जाता है, क्या मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति जो है एक तरह से अब आने वाले कुछ समय में क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। उसका रीजन यही है क्योंकि इसकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो डेफिशिएट हो जाएगी यानी कम होगी। अगला हम देखते हैं कि जो लैंगिक रोग है उसके उत्पन्न होने वाली समस्याएं क्या होती है। उसके पहले क्या है, लैंगिक रोगों के लक्षण, कैसे पता चले कि जो है लैंगिक रोग हो चुका है, ठीक है। तो पहला क्या है, जो जननांग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनमें क्या होना, खुजली होना जिसको बोलते हैं ईचिंग होना, पेशाब करते वक्त दर्द होना आदि। यानी जब जो है टॉयलेट जब जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मूत्र विसर्जन करने जाते हैं, तो क्या होना, पेन होना, तब समझ सकते हैं कि जो है जनन संबंधी जो है रोग हो चुके हैं। अब इनके द्वारा होने वाली जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। इससे जनन मार्ग का कैंसर, ध्यान रखना, जो रिप्रोडक्टिव कैंसर होता है, जेनाइटल कैंसर होता है, वो इसी के द्वारा होते हैं, ठीक है। पैल्विक इन्फ्लेमेशन, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, मतलब जो पैल्विक रीजन है उसमें क्या होना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है। अगला जो है मृत शिशु को जन्म देना, मतलब जो मदर है जब बच्चे को बर्थ करती है, जन्म देती है, उस समय जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो क्या हो जाना, मृत अवस्था में आना। जो है अगला क्या है, एबॉर्शंस, जिसको हम बोलते हैं गर्भपात हो जाना, मतलब जो मान लीजिए किसी कोई फीमेल लेडी है जो कि क्या है प्रेगनेंसी कंडीशन में है, लेकिन जो है कुछ मंथ के अंदर ही जो है वो जो चाइल्ड है डेवलपिंग डिसकंटिन्यू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं गर्भपात या क्या बोलते हैं, एबॉर्शन। अगला अपस्थानिक सहगर्भता, जिसको हम बोलते हैं एक्टोपिक जो है प्रेगनेंसी, जिसको हम बोलते हैं अपस्थानिक सहगर्भता। अपस्थानिक का मतलब क्या होता है, कोई निश्चित ना होना, ना डेवलप होना, ठीक है। तो ये समस्याएं हैं जो जनन स्वास्थ्य से लेकर उत्पन्न होती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, लैंगिक संचारित रोग वैसे तो किसी भी आयु के व्यक्तियों में हो सकते हैं, परंतु जो है 15 से 24 वर्ष के आयु के लोगों में इसकी संभावनाएं अधिक होती है।
परंतु यदि कुछ सावधानियां रखी जाए तो इनमें बचा जा सकता है। अब यहां पर जो है क्या बोला गया है कि यौन संचारित रोग जो है इसके होने की कोई आयु सीमा नहीं है। मतलब ये कब हो जाएगा ये किसी की आयु सीमा फिक्स नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन ये कब हो जाएगा ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, अब जान लीजिए कि ये जो है आज के डेट में जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें यदि हम देखते हैं तो जो 15 से लेकर 24 साल के पुरुषों में या स्त्रियों में इसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यही उम्र है, एज लिमिट है जो कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हार्मोनल चेंजेस लाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या करता है, हार्मोनल परिवर्तन लाता है, और जब ये परिवर्तन हमारी बॉडी में होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर में दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से उसके रीजन क्या है, तो पहला रीजन है ना व्यक्ति के साथ संबंध ना बनाए, यानी जो है हम जिस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, हम जिसके बारे में कोई जो है हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता है, ऐसे व्यक्तियों से संबंध नहीं बनाना चाहिए। मतलब क्या किया गया है, इसका सीधा है कि एक से अधिक, है ना, जिसको हम बोलते हैं अनैतिक संबंधों से बचना चाहिए। ठीक है, अनैतिक संबंध का मतलब होता है एक से अधिक लोगों से संबंधों से बचना चाहिए। अगला, यदि अनजान व्यक्ति से यौन संबंध बनाए तो सदैव निरोधक का उपयोग करें। मतलब यदि कोई जो अननोन पर्सन है उससे रिलेशनशिप कोई पर्सन बना रहा है तो उसको जो है कंट्रासेप्टिव मेथड जिसको हम बोलते हैं निरोधक का उपयोग जरूर करना चाहिए। अगला, सामान्य लक्षण प्रकट होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह या उपचार कराएं। मतलब यदि कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर के पास अवश्य जाएं और उससे इलाज या ट्रीटमेंट अवश्य करवाएं। अगला क्या है, अपने लैंगिक अंगों को नियमित रूप से नहाते वक्त साफ करें। मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको नियमित रूप से क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए ड्यूरिंग बॉथिंग कंडीशन। जब हम नहाते हैं तो हमें जो जननांग होते हैं उनको सही तरीके से क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, हमारे जो कपड़े होते हैं कई कारण से कहीं भी हम जो है डाल देते हैं और ये हमें नहीं पता है कि उनमें जो है जो डिजीज के यानी पैथोजेंस है, यानी जो कारक है वो हवा में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एयर में भी प्रेजेंट होते हैं, और वो हमारे कपड़े के थ्रू हमारी बॉडी में क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ठीक है, अगला, तो ये बेटा है क्या है, यौन डिसीज, यानी जो है जिसको हम बोलते हैं यौन संचारित रोग, और जिसके कारण जो है हमें होने वाली जो समस्याएं हैं वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी है क्या, तो इनफर्टिलिटी जो है कई कारणों से हो सकती है। ये एक भौतिक कारण भी हो सकता है, ठीक है, रासायनिक कारण भी हो सकता है, जिसके कारण जो है कोई भी पर्सन, कोई भी कपल जो है इस कंडीशन से गुजरता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी जो है एक तरह से बंध्यता है। क्या है बेटा, बंध्यता का मतलब है बच्चे का जन्म ना होना या जन्म देने की क्षमता ना होना। तो यदि हम देखते हैं जनन स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वह स्थिति है जिससे दंपति गर्भधारण करना चाहते हैं परंतु उन्मुक्त मैथुन सहवास करने के पश्चात भी वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब यदि ये वह कंडीशन है कि कोई पर्सन है, कोई कपल है जो क्या है गर्भधारण करना तो चाह रहे हैं लेकिन जो है वो इसमें असफल है, विफल है ना, उसके कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, भारत में बंध्यता के लिए केवल स्त्री को ही जिम्मेदार माना जाता है, जबकि इसमें पुरुष स्त्री दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं। बंध्यता शारीरिक, ध्यान समझिएगा, हमारी जो इंडिया है, हमारे सोसाइटी में जो है इसके लिए जो है केवल जो है स्त्रियों को ही दोष माना जाता है। आप देखोगे, अपने चारों तरफ देखोगे, आपके घर में हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है, आपके गांवों में हो सकता है।
आज के डेट में यदि हम देखें तो आज तो थोड़ा सा हम जो है एजुकेटेड में आ रहे हैं, थोड़े पढ़े लिख रहे हैं, लेकिन यदि हम देखें तो अभी भी हमारे मेंटेलिटी में जो लोग हैं, हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं, आज भी उनमें पुरानी भेदभाव और पुरानी जो है मेंटेलिटी जो है भरी हुई है। यानी उनको जो पुरानी सोचों से वो अभी भी नई सोचों की ओर नहीं जा पा रहे हैं। तो उनमें आज भी ये समस्याएं हैं कि वो ये मानते हैं कि इसके लिए केवल जो है स्त्रियां ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिम्मेदार होती हैं, लेकिन ये गलत है। इसके लिए स्त्री एवं पुरुष दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। जब तक परीक्षण ना हो जाए, टेस्ट ना हो जाए, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इस प्रॉपर रीजन के लिए, इस कंडीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बंध्यता होता है। पहला, शारीरिक कारण, मतलब फिजिकल फिट ना होना। ध्यान रखना, फिजिकल फिट ना होना, हमारा जो शरीर है उसका फिट ना होना भी एक तरह से बंध्यता का कारण बन सकता है। दूसरा क्या है, रोगजन्य, मतलब किसी तरह के रोगों के कारण हो सकता है, किसी तरह के डिसीज हो गई हो जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगला है जन्मजात, मतलब जो है जेनेटिक हो, जन्मजात का मतलब होता है बाय बर्थ। ठीक है, अगला औषधि, अब औषधिक हो सकता है यानी दवाइयों के कारण हो सकता है, और मनोवैज्ञानिक या प्रतिरक्षात्मक कारणों से हो सकता है। अब ध्यान रखना, हमारे सोसाइटी में जो औषधि है ये सबसे बड़ा आज के डेट में कारण बन चुका है। क्यों कारण बन चुका है, उसका रीजन भी, क्योंकि कई लोग जो है अपनी समस्याओं के निदान के लिए जो है इन औषधियों का उपयोग, कंट्रासेप्टिव औषधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई मेल है या फीमेल है जो कि जिसका नाम एक्स है, उन्होंने क्या किया है, कंट्रासेप्टिव मेथड जो है औषधि खाई है, यूज किया है। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने 1 टाइम खाया, ठीक है, 2 टाइम खाया, ठीक है, 3 टाइम खाया, ठीक है, 4 टाइम खाया, लेकिन जब उसी का बार बार यूज कर रहे हैं तो जिसकी वजह से बॉडी में, शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, हार्मोनल परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, और ये समस्याएं एक ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण जो है बहुत बड़ी समस्या, यानी जो है पूरे जीवन के लिए जो है एक बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ सकता है। ठीक है, अगला क्या है, मनोवैज्ञानिक या प्रतिरक्षात्मक कारण। मान लीजिए कभी किसी व्यक्ति को कोई भी एंटीबॉडी लगी है, जैसे आप देखते हो कि कई सारे आपको टीके लगाए जाते हैं जब से आपका बर्थ होता है, जब से आपका जन्म होता है, आपकी 13 से 14 साल की उम्र तक आपको टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, और उनके कई सारे रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं बेटा। ठीक है, अगला क्या है, कुछ सामान्य विकारों को बंध्यता क्लिनिक यानी इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के विशेषज्ञ अपने जांचों, ठीक है, जिसको बोलते हैं पता लगाने के द्वारा, उपचार द्वारा कर बच्चा पैदा करने में सफल हो सकते हैं। परंतु जब विकार को दूर करना संभव ना हो तो विशिष्ट तकनीकों की सहायता से जनन प्रौद्योगिकी, ठीक है, ओके, ART जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी द्वारा ठीक किया जाता है। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, अब ध्यान रखना कि मान लीजिए कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हार्मोनल बैलेंस किया जा सकता है और किसी तरह के ट्रीटमेंट के द्वारा जो है ये समस्या को निदान किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये समस्याएं ठीक नहीं होती है। तो समस्याएं ठीक नहीं होती है तो फिर क्या किया जाए, और जो दंपत्ति है, जो कपल है, वो चाहता है कि हमें जो है संतान प्राप्त हो, तो उसके लिए जो है आर्टिफिशियल मेथड प्रोवाइड की जाती है जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम विधियां। और वो कृत्रिम विधियां कौन कौन सी होती हैं, चलिए आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम विधियां कौन कौन सी होती है। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। आपने नाम सुना होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता क्या है, तो टेस्ट ट्यूब में ऐसा ध्यान रखना, नाम पे नहीं जाना है कि जो है टेस्ट ट्यूब में एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्यों रखा गया है, उसका रीजन है, उसका कारण है। क्या कारण है हम देखते हैं। ठीक है, इस विधि में शुक्राणु व अंडाणु को के बीच निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में ही शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में की जाती है। ठीक है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी यानी टेस्ट ट्यूब विधि नाम से जाना जाता है। इसलिए पत्नी दाता या के अंडाणु या पुरुष दाता के
शुक्राणु में प्रयोगशाला में लाकर निषेचन कराया जाता है और युग्मनज का निर्माण किया जाता है। इस युग्मनज को पत्नी के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे 2 विधियां हैं। अब कौन कौन सी हैं जरा देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए, क्या कर ले, मान लेते हैं, ठीक है। अब मानेंगे आप तो क्या है, मान लीजिए यहां पर ये कोई मेल है, ठीक है, और ये क्या है, फीमेल है। ये क्या है, XY है और ये XX है, ठीक है। अब यदि पाएंगे आप कि मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक में परेशानी है, एक में प्रॉब्लम है, तो क्या किया जाता है, मान लीजिए हमारा कि इसमें प्रॉब्लम है, तो इससे क्या करेंगे, स्पर्म ले लेंगे। अब प्रॉब्लम किस में है, XX में है, ठीक है, फीमेल में प्रॉब्लम है। तो क्या किया जाता है, एक डोनर जो है, डोनर को हम जिसको बोलते हैं दाता, डोनर को क्या बोलते हैं, डाटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक डोनर ढूंढेंगे और इस डोनर से हम क्या करेंगे, इस डोनर से हम क्या करेंगे, एग को, जिसको हम बोलते हैं अंडे को, हम क्या करेंगे, उधार लेंगे, ठीक है। यानी इस डोनर से हम क्या करेंगे, अंडे को उधार लेंगे, ठीक है। अब इसको जब हम अंडे एग जो है उधार लेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में, जिसको हम बोलते हैं लैब में, टेस्ट ट्यूब में क्या कर देते हैं, दोनों को आर्टिफिशियली हम फ्यूजन कराते हैं। क्या कराते हैं, फ्यूजन कराते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये क्या है, स्पर्म है और यहाँ पर एग है। दोनों को जब आपस में क्या कराया जाते हैं, फ्यूजन कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है। तो यहाँ पर ये आप मेथड देख रहे हैं, यहाँ पर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये बनता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है। और इसी जाइगोट को हम क्या कर देते हैं, फीमेल के फिलोपियन नलिका में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। मतलब वो जो जाइगोट बना है, तो ये फीमेल का ये जो फिलोपियन नलिका होती है, इस फिलोपियन नलिका में यहाँ पर क्या किया जाता है, फिलोपियन नलिका में क्या किया जाता है, फिलोपियन नलिका में क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। इतनी चीजें समझ में आई। तो ये क्या है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोसेस यूज करते हैं और ये अलग अलग तरीके से हम 2 टाइप की ये प्रोसेस होती है। पहली क्या है, जिसको हम बोलते हैं गिफ्ट, जिप्ट बोलते हैं। जिप्ट का पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। क्या है, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। समझिएगा, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर क्या होता है, सेम अभी हमने बताया कि ये मान लीजिए मेल है, ठीक है, और इससे हमने क्या लिया है, स्पर्म लिया है। क्या लिया है बेटा, स्पर्म लिया है। और यहाँ पर ये क्या है, फीमेल है। ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, मान लीजिए ये मेल है, ठीक है, और ये क्या है, फीमेल है। अब हम, आपको पता है कि मेल में क्या है, स्पर्म है, और फीमेल में क्या है, एग है। हम इन दोनों को क्या, अब ध्यान रखना, इसका जो एग है, फीमेल का जो एग है, ये फर्टाइल नहीं है। मतलब ये जो है शुक्राणु से जो है निषेचित होने के लिए सक्षम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डोनर फीमेल का क्या करेंगे, एग लेंगे, ठीक है। किसका डोनर, किसका एग लेंगे बेटा, डोनर का, ठीक है। तो इसका हम एग लेंगे। अब इन दोनों को, एग और जो है अंडाणु और शुक्राणु को, दोनों को हम क्या करेंगे, लैब में आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से यहाँ पर निषेचित कराएंगे। कृत्रिम रूप से क्या कराएंगे बेटा, निषेचित कराएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को निषेचित कराने के बाद जब हमें मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा जाइगोट। क्या मिलेगा, जाइगोट। क्या मिलेगा बेटा, जाइगोट। और आपको पता है कि जाइगोट जो होता है क्या होगा, पहले 2 कोष की अवस्था में बनेगा। पहले 2 सेल स्टेज होगा, 2 सेल से 4 सेल स्टेज होगा, और 4 सेल से 8 सेल स्टेज होता है, ठीक है। 8 कोष की अवस्था हो जाता है। तो जब ये 8 कोष की अवस्था का हो जाता है,
क्या हो जाता है बेटा, जाइगोट जब 8 कोष की अवस्था में का हो जाता है तो इसको इस फिलोपियन नलिका में जो होता है ट्रांसफर करा दिया जाता है। क्या कराया जाता है, ट्रांसफर करा दिया जाता है। ठीक है, और जब ये ट्रांसफर करा दिया जाता है तो इसके बाद ये प्रोसेस जो है आगे की ओर कंटिन्यू हो जाते हैं। ठीक है, इतनी समझ में आए कि नहीं आए? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिप्ट बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। तो समझिए यहां पर जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर में युग्मनज 8 ब्लास्टोमेयर तक के भ्रूण को फिलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। ध्यान रखना, तो जाइगोट में जिप्ट में क्या किया जाता है, जो जाइगोट होता है उसके 8 कोष की अवस्था तक, जब वो 8 कोष की अवस्था का हो जाता है तो उसे फीमेल के स्त्री के फिलोपियन नलिका में ट्रांसफर करा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला जो है IUT, जिसको हम बोलते हैं इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। अब ध्यान रखना, यहां पर जो है अभी आपने देखा था कि जो ये जाइगोट होता है ये 8 सेल स्टेज तक होता है। ठीक है, 8 सेल स्टेज तक होता है, लेकिन अभी तक जब 8 कोष की अवस्था था तो आपने देखा था ZIFT यूज किया गया था। क्या यूज किया था, ZIFT यूज किया गया था। ठीक है, बट अब यहां पर क्या है, यहां पर जो है जब गैमिट 8 कोष की अवस्था से ज्यादा, तो आपको पता है कि 8 कोष की अवस्था से ज्यादा मतलब 16 सेल्ड स्टेज का होगा, या कि ये 32 कोष का यानी 32 सेल्ड स्टेज का होगा। तो ये जब 32 सेल्ड स्टेज का हो जाता है या 16 कोष की अवस्था में हो जाता है, तो इसमें जो जाइगोट है उसको डायरेक्ट गर्भाशय में अंतरोपित कर दिया जाता है, यानी गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहां पे स्थानांतरित कर दिया जाता है बेटा, गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। कहां पर, गर्भाशय में। ठीक है, कहां पे पहुंचा दिया जाता है, गर्भाशय में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। चलिए देखते हैं। तो इसमें 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक के भ्रूण को, 8 ब्लास्टोमेयर के अधिक के भ्रूण को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस मेथड को, इस विधि को हम क्या बोलते हैं बेटा, IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। तो अगला क्या है, जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं जीवे निषेचन। बेटा इसमें क्या होता है, ये उन स्त्रियों के लिए होता है जिनमें क्या है, गर्भधारण की समस्याएं पाई जाती है। गर्भधारण मतलब जो प्रेगनेंसी है उसको कंसीव करने की समस्या होती है। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं कि यह विधि उन महिलाओं के लिए कारगर है जो गर्भधारण की जिनमें जो है गर्भधारण की समस्याएं होती हैं, जिनमें युग्मकों का संलयन स्त्री के अंदर ही होता है। ऐसी महिलाएं जो संभोग नहीं कर पाती, इनमें भी यह विधि का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी जिनमें क्या है, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए या जो है ओवुलेशन के लिए जो है बिल्कुल सुटेबल नहीं है, उनके लिए ये विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम बोलते हैं गिफ्ट। तो अभी आपने देखा था कि जो हम जाइगोट है उसको क्या करते थे, फिलोपियन ट्रांसफर में ट्रांसफर करा देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये क्या है, मेल है, और मेल का जो हम युग्मक लेंगे, स्पर्म लेंगे, उसको क्या करेंगे, फीमेल की फिलोपियन ट्रांसफर यानी फिलोपियन ट्यूब में हम क्या करा देंगे, इंटर करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है इस स्पर्म को फीमेल के फिलोपियन नलिका में हम क्या करा देंगे, स्थानांतरित करा देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। तो देखिए, यह उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जो अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकती हैं। मतलब जो GIFT होता है, गिफ्ट जो होता है, उनके लिए है जो अंडाणु एक ओवुलेशन के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है,
परंतु निषेचन व भ्रूण के परिवर्धन में सक्षम होती है। मतलब जो है उनमें क्या है, निषेचन हो सकता है और भ्रूण का परिवर्तन हो सकता है, उनमें होता है। इसमें दाता के अंडाणु लेकर स्त्री के फिलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे हम कृत्रिम, है ना, निषेचन, या जिसके हम कहते हैं निषेचन प्राकृतिक रूप से होता है, ध्यान रखने का। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो डोनर होता है उसका स्पर्म लेकर फीमेल के जो है फिलोपियन नलिका में डायरेक्टली क्या किया जाता है, ट्रांसफर करा दिया जाता है, या कि सेम जो एग है, एग है, उसको हम क्या कराते हैं, फिलोपियन नलिका में ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है, आगे यदि हम देखते हैं तो अगला क्या है, आईयूटी, जिसको हम आईयूआई अंतः गर्भाशयी वीर निषेचन, या इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है पुरुष में दिक्कत होती है, समस्या होती है। मान लीजिए ये क्या है, पुरुष है, मेल है। अब ध्यान रखना, अभी तक जो है फीमेल भी, इसके पहले आपने देखा था GIFT में, वहां पर फीमेल में प्रॉब्लम थी, मतलब फीमेल जो है अंडाणु जो है उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो है मेल जो है शुक्राणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता, या कि जो शुक्राणु उत्पन्न हुए हैं उनकी मोटिलिटी क्या होती है, कम होती है, ये समस्या है। मतलब ये मान लीजिए मेल है, यदि ये शुक्राणु है, तो इसमें क्या हो सकता है, जो सेमेन होता है, जिसको हम बोलते हैं वीर्य जो होता है, इस वीर्य में कई सारी समस्या हो सकती है, या कि इसमें जो है क्या हो सकता है, शुक्राणु की कमी हो सकती है। क्या हो सकता है, शुक्राणु की कमी, या जो शुक्राणु होते हैं, क्या होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो चाल होती है, शुक्राणु की जो है, शुक्राणु की जो चाल है, क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्या होती है, कम होती है। ठीक, तो ये कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इस मेथड का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इस विधि में उन नरों के लिए काम की जाती है, काम में ली जाती है जो प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, वीर्य को स्त्री के योनि में नहीं पहुंचा पाते हैं, जिनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। अभी मैंने बताया शुक्राणुओं की कमी हो, यानी जो सेमेन है उसमें क्या हो, शुक्राणुओं की कमी हो। ठीक है, इस विधि में पति स्वस्थ दाता के वीर्य को कृत्रिम रूप से मादा की योनि में पहुंचा दिया। मतलब इस कंडीशन में क्या किया जाता है, किसी और मेल से, यानी मान लीजिए डोनर मेल से क्या किए जाते हैं, किससे, दाता से क्या किया जाता है, शुक्राणु उधार लिया जाता है और उसको फिलोपियन ट्रांसफर कराया जाता है, फिलोपियन नलिका में ट्रांसफर कराया जाता है, स्थानांतरित कराया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कृत्रिम वीर्य सेचन, या IUI इंट्रा यूटराइन, ठीक है, इंसेमिनेशन। ठीक, आगे जो है, तो ये इसके बाद एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं ICSI। क्या बोलते हैं, ICSI। ठीक है, क्या बोलते हैं, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, ठीक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ये क्या होता है, तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एग है, ठीक, ये क्या है बेटा, एग है, ये क्या है, एग है, जिसको आप क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। और यहां पर ये क्या है, शुक्राणु। अब ये शुक्राणु आया है और यहां पर क्या करेगा, निषेचन करेगा। ये क्या है, शुक्राणु। अब ये जो शुक्राणु है बेटा, इसको निषेचित करेगा, लेकिन निषेचन करने में सक्षम नहीं है। यानी ये शुक्राणु इस अंडाणु के जो वॉल है ना, अंडाणु जो वॉल है, भित्ति है, मेम्ब्रेन है, उसको क्या नहीं कर सकता, भेदित नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, इस कंडीशन में क्या किया जाता है
कि एक सर्जिकल इस तरीके से निडल ली जाती है, सुई ली जाती है, और इस सर्जिकल सुई में क्या किया जाता है, स्पर्म को डाला जाता है और इसको कृत्रिम रूप से जो है इस अंडाणु के साइटोप्लाज्म में क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। क्या किया जाता है, ठीक है। तो जब इसमें कृत्रिम रूप से यहां तक पर पहुंचा दिया जाता है तो इसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ICSI, जिसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है बेटो, तो आपने देखा कि जो जनन स्वास्थ्य है और इनफर्टिलिटी है, एक हमारी सोसाइटी के लिए एक अलग ही क्या है, समस्या बनती जा रही है। तो आपने ये देखा कि फर्टिलिटी से हम कैसे जो है किसी भी जो कपल है, किसी भी दाम्पत्य को एक नया जीवन प्रदान कर सकते हैं, जिससे उसका जीवन जो है, जो वैवाहिक जीवन है, वो सफल हो सकता है। तो बच्चों, आपने देखा कि जो जनन स्वास्थ्य है और इनफर्टिलिटी है, ये हमारे लिए एक तरह से समस्या है, ठीक है, और इसे हमें सही तरीके से, सही जानकारी के अनुसार इसका निदान करना बहुत आवश्यक है। तो इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फिक्र एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को, अपने एजुकेशन को एक नई दिशा प्रदान करें। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बच्चों।